चलिए, बजट के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को परीक्षा की उपयोगी ही को समझकर आप इन क्वेश्चनों को अटेंड करें और समझें। पहला क्वेश्चन, किसको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है? किसको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है? ए जेम्स विल्सन, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत में बजट पद्धति की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? आधुनिक भारत में बजट पद्धति की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलिंगडन, बी लॉर्ड वेवेल, सी वॉरेन हेस्टिंग और डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय थे। ये 1856 से 62 तक भारत के वायसराय रहे थे। अगला, किस वर्ष भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था? किस वर्ष भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था? ए 18 फरवरी 1890, बी 18 फरवरी 1860, सी 26 जनवरी 1840, डी 15 अगस्त 1860। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का संस्थापक कहा जाता है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। 1860 के बाद से ही प्रतिवर्ष देश की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने वाला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया जाने लगा, लेकिन उस समय भारत गुलाम था, इसलिए इस बजट पर भारतीय प्रतिनिधियों को बहस करने का अधिकार नहीं था। अगला, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री सर आर.एस. षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। भारत के विभाजन के कारण व्यापक दंगों के बीच पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947। यह बजट 7.5 महीने का था। इसके बाद अगला बजट 1 अप्रैल 1948 से लागू होना था। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी अजय भल्ला, डी आर.के. षणमुख चेट्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी आर.के. षणमुख चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री सर आर.के. षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। आज़ादी के बाद पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुख चेट्टी ने पेश किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था। किस वर्ष गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? किस वर्ष गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था? ए 28 अगस्त 1940, बी 28 फरवरी 1950, सी 28 अप्रैल 1950, डी 28 मई 1949। सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट पेश किया गया था। पहला बजट 28 फरवरी 1950 को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई, बी हो जाएगा। किसने भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था? जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू,
लियाकत अली खान या इंदिरा गांधी? सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। कौन? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। ठीक। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, षणमुख चेट्टी? बताइए सही प्रश्न। आंसर होगा डी, षणमुख चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री के प्रभारी मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी। वित्त मंत्री के प्रभारी मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। लेकिन देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर ही दर्ज है। अगले जी, कौन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं? कौन भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं? कौन? अभी आपने पढ़ा, निर्मला सीतारमण। डी हो जाएगा। भारत के कुल कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहकर बजट पेश किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। भारत की कुल कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहकर बजट पेश किया है? तो कितने? डी, यानी कि 3 हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने वित्त वर्ष 1958 और 1959 का बजट पेश किया था। दूसरा नाम देखिए, इसके बाद दूसरा नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, जिन्होंने मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री का विभाग संभाला और वित्त वर्ष 1970-71 का बजट पेश किया। लिस्ट में तीसरा नाम भी गांधी नेहरू परिवार के सदस्य ही तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह के सरकार से बाहर। कौन? बीपी सिंह के सरकार से बाहर होने के बाद राजीव गांधी ने वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो संभाला और 1987 से 88 का बजट पेश किया। कौन? राजीव गांधी। ठीक। अगला देखिए, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी? कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले सन 1958 और 1959 का बजट पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, उस समय उनके पास वित्त मंत्री का विभाग था। आपको भी बताया था 3 थे, पहला ये 1958 से और 1959 में। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम है? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या निर्मला सीतारमण? कौन? ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत के चौथे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले बतौर वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई ने 8 सालाना बजट और 2 इंटरिम बजट पेश किए हैं। 8 सालाना और 2 इंटरिम पूछ सकता है। और मोरारजी देसाई ने कितने इंटरिम बजट पेश किए? तो 2। मोरारजी के बाद सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है, जिन्होंने कुल 8 बार संसद में बजट पेश किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक। मोरारजी देसाई 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 6 बार वित्त मंत्री, 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे। देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, जो 4 साल में एक बार आता है। ठीक, 4 साल में एक बार। मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किया है? तो आपको भी बताया था 10 बार। ठीक। बी, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी, ए और बी, यानी दोनों में। यानी अंतरिम बजट को मिनी बजट एंड वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। सी। वर्ष 2017 से पहले बजट कब पेश किया गया था? 2017 से पहले 1 जनवरी, फरवरी के अंत में, सी 1 फरवरी,
डी मार्च के अंत में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साल 2017 से पहले बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन पेश किया जाता था। 2017 से पहले कब? फरवरी के आखिरी दिनों में। पहले चुनावी साल को छोड़कर आम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। चुनावी साल में अंतरिम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। नई सरकार के गठन के बाद आम बजट पेश होता था। ठीक, वर्ष 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाता है? बजट यानी कि वर्ष 2017 के बाद कब? यानी 1 फरवरी, 1 मार्च, 28 फरवरी या 1 अप्रैल। तो कब? 1 फरवरी। किस वर्ष पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? किस वर्ष पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था? 2020, 2021, 2019, 2018। कौन सा? बी 2021। 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। ठीक, पेपरलेस बजट। बी। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य था जिसने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? बी यानी सॉरी डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था। तो कब किया था? देश से पहले 2015 में हिमाचल प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना था। 2020 में ओडिशा पेपरलेस बजट पेश करने वाला दूसरा राज्य बना था। और तीसरा और पहली बार रेल बजट कब पेश किया गया था? पहली बार रेल बजट 1927, 1926, 25 और 24। तो कब किया गया था? डी 1924 में पहली बार रेल बजट पेश किया गया था। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी, सनमुख चेट्टी, जेम्स विल्सन, जॉन मथाई। कौन? डी 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार रेल मंत्री जॉन मथाई ने रेल बजट पेश किया था। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार रेल मंत्री जॉन मथाई ने रेल बजट पेश किया था। ठीक, नाम याद रखें, जॉन मथाई। किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था? 2014, 2015, 2016, 2017। कब? डी 2017। 92 साल बाद 2017 में पहली बार रेल बजट आम बजट का हिस्सा हो गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को आज़ाद भारत का पहला संयुक्त बजट पेश किया था। आखिरी रेल बजट 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आखिरी रेल बजट 25 फरवरी 2016 को। सुरेश प्रभु, नाम याद रखें। निम्न में से संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि। तो ऑप्शन बी यानी कि बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया संविधान में। सामान्यतः वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है और वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, पैसों का थैला, लाल सूटकेस या साल का विवरण। ठीक, क्या होता है? ए यानी कि चमड़े का थैला बजट शब्द का प्रयोग होता है। बजट शब्द अंग्रेजी भाषा में वॉगेट से आया है, जो मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। किसी भाषा में बजट शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी किस भाषा में बजट शब्द की उत्पत्ति हुई? विक्र, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी। किस में? यानी फ्रेंच में बजट शब्द की उत्पत्ति। कब पहली बार बजट सुबह 11 बजे पेश हुआ था? कब पहली बार बजट सुबह 11 बजे पेश हुआ था? 27 फरवरी 1996, 27 फरवरी 1997, 27 फरवरी 1998, 27 फरवरी 1999।
कब हुआ था? डी 27 फरवरी 1999 में पहली बार 27 फरवरी 1999 को बजट सुबह 11 बजे पेश हुआ था। डेट याद रखिए 27 फरवरी 1999। इससे पहले ये शाम 5 बजे पेश होता था। अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत इसलिए की थी ताकि ब्रिटेन की संसद में बैठे संसद रेडियो पर इसे सुन सकें, क्योंकि भारत में जब शाम के 5 बजते हैं तो ब्रिटेन में सुबह के 11:30 बजते हैं। वर्ष 1999 से पहले सभी बजट शाम के 5 बजे पेश किए जाते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1999 में यह परंपरा तोड़ते हुए पहली बार आम बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया था। कब से इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश होने लगा? कब से इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश होने लगा? 1995, 1985, 1975, 1965। कब? तो डी 1965 से पहले इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1965 से पहले। 1965 के बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, मगर 1965 के बाद ऐसा नहीं, एक दिन पहले होने लगा। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था तो 1965 के बाद की होगी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया था? 1950, 1960, 1970, 1980। कब क्या? 1950 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था पहली बार। केंद्रीय बजट हमेशा पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद का संयुक्त सत्र या राज्य विधानसभा में? कब कहाँ पे पेश किया जाता है? सीधी बात है, वो ये लोकसभा में किया जाएगा। अब वो मंत्रालय हर साल केंद्रीय बजट तैयार करता है और इसे संसद में प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन सा केंद्रीय बजट का तत्व है? राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और इसका अर्थ, व्यय का आकलन, उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। देखिए इनमें से कौन केंद्रीय बजट का तत्व? ये केंद्रीय बजट के 3 तत्व हैं, याद रखें। राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान होता है केंद्रीय बजट में। राजस्व बढ़ाने के तरीके और इसका अर्थ होता है, राजस्व कैसे बढ़ाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एंड क्या होता है? व्यय का आकलन। ठीक है, तीनों होते हैं। पहली बार बजट डॉक्यूमेंट हिंदी में कब छपे थे? बजट डॉक्यूमेंट्स हिंदी में कब छपे थे? 1958, 1957, 1956 या 1955? कब छपे थे? डी 1955 में पहली बार बजट डॉक्यूमेंट्स हिंदी में छपे थे। इससे पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे। 1955-56 से बजट दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपने लगे हैं। किस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ब्रीफ केस को पारंपरिक वही खाता से बदल दिया था? 2016, 2017, 2018, 2019? किस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ब्रीफ केस को कब? ऑप्शन नंबर डी 2019 को। ठीक। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 1937, 1837, 1847, 1857, 1867? कब हुई थी? डी इससे पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष होता था। कब होता? यानी कि 1867 से पहले ये 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था, मगर इसके बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद 1867 के बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने जो वित्त वर्ष है वो उसकी शुरुआत हो गई थी। किसने 1948 से 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया? अंतरिम शब्द का प्रयोग C.D. देशमुख, इंदिरा गांधी, जॉन मथाई, R.K. षणमुख चेट्टी?
तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आर के षणमुख चेट्टी ने 1948-49 के बजट से पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। आर के षणमुख चेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ है। कौन वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो कौन? डी सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। कौन से ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया था? सर्विस टैक्स का। मोरारजी देसाई, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा। तो सी मनमोहन सिंह। देश के सर्विस टैक्स की व्यवस्था सबसे पहली बार पूर्व वित्त मंत्री व देश के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू की थी। मनमोहन सिंह ने 1994 और 95 का बजट पेश करते हुए देशवासियों का परिचय इस शब्द से कराया था, सर्विस टैक्स। ठीक है। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय में क्या खाने की रस्म निभाई जाती है? तो क्या? हलवा। परंपरा के मुताबिक हर साल बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है। एक बड़े कारगाह में हलवा तैयार किया जाता है और बजट संबंधित तमाम अधिकारी और मंत्री यहाँ एकजुट होते हैं और वित्त मंत्री सभी को हलवा खिलाकर मुँह मीठा करवाते हैं। बजट सत्र की शुरुआत किसके अभिभाषण से की जाती है? वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति? तो बी होगा, यहाँ तक हुआ डी क्यों राष्ट्रपति के। इस वर्ष बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई थी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संबोधित किया था। यह सत्र 2 भागों में आयोजित होता है। पहला हिस्सा बजट सत्र का होता है जो कि 11 फरवरी को समाप्त होगा। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 14 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा। 2 हिस्सों को याद रखें, एक यानी कि 1 फरवरी से 11 फरवरी पहला और 14 मार्च से, और दूसरा हिस्सा 14 मार्च को शुरू होता है और 8 अप्रैल तक चलता है। किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया था? 1973-74, 1963-64, 1953-54, 1943-44। कब? ए इससे ब्लैक बजट डेट देख लें, 1973-74। 1973-74 को के बजट को ब्लैक बजट कहा गया था क्योंकि इसमें बजटीय घाटा यानी कि सरकार का कुल व्यय होता है, वो सरकार का कुल आय, सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार का कुल आय 550 करोड़ रुपया था। वित्तीय वर्ष 1973-74 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत राव चव्हाण ने करीब 550 करोड़ रुपए के राजस्व कोषीय घाटे के साथ बजट पेश किया था। डेट याद रखें, 1973 और 74। ठीक, यानी 73-74 में इसे ब्लैक बजट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 550 करोड़ का घाटे के साथ, राजकोषीय घाटे के साथ इन्होंने बजट पेश किया था, जो उस समय तक का अधिकतम बजटीय घाटा था। तब इसे ब्लैक बजट कहा गया था। यह साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ और बेहद कमजोर मानसून के चलते हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करके लगातार अपना कौन सा बजट पेश किया है? तो चौथा बजट पेश किया है, तो डी। ठीक, याद रखें इनको, चौथा बजट था इनका। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2019, 2020 और 2021 के बाद पेश किया गया यह चौथा बजट है। इस बार इसकी जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत का बजट शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक, ध्यान याद रखें, आत्मनिर्भर भारत का बजट। एक मेड इन इंडिया टैबलेट ने पारंपरिक वही खाता की जगह ली है। एक मेड इन इंडिया टैबलेट ने पारंपरिक यानी कि वही खाता की जगह ली है।
इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी किया था। ये नाम याद रखें, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों में विभाग का बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के अमृत काल की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करता है। भारत से 75 पर, भारत से 100 पर, यानी कि एट द रेट, यानी 75 से 100वां वर्ष होगा आज़ादी का, तब तक ये काम करेगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1947, 45, 48, 60। नीचे से ऑप्शन बोले मैंने, 47, 45, 48, 60 और 1860। तो कब किया गया था? तो डी 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। अगला देखिए, भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.5% से, 6 से यानी 6.5, 7 से 7.5, 9 से 9.5, 8 से 8.5। किस प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो किससे? डी 8 से 8.5, 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार देश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है? विकास दर, ठीक, 5.27, 6.27, 7.27, 9.27। किसके हिसाब से? डी 9.27 के हिसाब से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश की विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? 112। डी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट पेश किया था? 2020, 21, 22 या 19? कब किया था? तो ए 2020। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण लगभग 90 मिनट दिया है। सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है और 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वे 2 घंटे और 40 मिनट तक बोली थीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? 20,000, 50,000, 25,000 या 35,000? तो सी 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। ये कुछ बातें। बजट 2022 की काम की बातें क्या है? विदेश यात्राओं के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू होगी। खेती में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ेगा। डिजिटल एजुकेशन के लिए नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। PLI क्षेत्रों में 50 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे और 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के साथ लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? 20,000, 30,000, 40,000 या 60,000? तो कितने को? तो डी 60,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। इसके साथ ही 2022-23 में PM आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर लंबाई की रोपवे परियोजना को बनवाने की घोषणा की है? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर? तो डी हो जाएगा। 60 किलोमीटर लंबाई की रोपवे कुल परियोजनाओं के तहत बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? 300, 500, 100, 200? कितने किए जाएंगे? 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्ष के दौरान ये 100 PM यानी 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा, इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि PM ई विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल का कार्यक्रम को 12 से कितने TV चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? तो 200 चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। 12 चैनल से 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि PM ई विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 TV चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही साथ एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। किस कार्यक्रम के 1 क्लास 1 TV चैनल को 12 से 200 TV चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा? PM ई विद्या, PM ई पाठशाला, PM ई गुरु या PM ई सरस्वती? तो PM ई विद्या भी पढ़ा था ये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे मातरम ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? 500, 600, 200, 400? कितने? तो डी 400 ट्रेनों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफ़र के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे? 1.2 लाख, 1.3 लाख, 1.4 लाख, 1.5 लाख? कितने आएंगे केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कोर बैंकिंग सिस्टम पर? तो डी 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM के माध्यम से खातों तक पहुंच और डाकघर खातों और बैंकों खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी उपलब्ध होगा। डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर देना होगा? तो 30%। 30% कर के साथ 1% लेनदेन कर भी देना होगा। FY23 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या होगा? 6.1%, 6.2%, 6.3% या 6.4%? तो डी 6.4%। सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% पर 2021-22 के लिए राजकोषीय संशोधित राजकोषीय घाटा यानी रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि राजकोषीय घाटा 6.9%। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद में 4% राजकोषीय घाटे की अनुमानित दी जाएगी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 4% राजकोषीय घाटे की। निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है कि जहां एक करदाता करों के भुगतान पर एक अपडेटेड रिटर्न कितने साल में दाखिल कर सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो कितने? बी यानी कि 2 साल। निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है। एक करदाता यानी कि रेलिवेंट असेसमेंट वर्ष के अंत में 2 साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। ऐसा करके करदाताओं को एक त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करेगी। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है?
60 लाख, 50 लाख, 40 लाख या 30 लाख? कितनी? ए 60 लाख, 60 लाख। 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता के साथ 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त नया उत्पादन करेंगी। 60 लाख नाम ये रखें, यानी कि देखो फिर से वो एक बार, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार, तो कितने? 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता के साथ 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त नया उत्पादन करेंगे। अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटलीकरण बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएंगी? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में, यानी कि बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली? 25, 50, 75, 100? कितनी? तो सी 75। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु क्षेत्र प्रस्तुत किए गए? 6, 7, 6, 5 या 4? कितने किए गए? ए यानी कि 7। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के 7 केंद्र बिंदु क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं। 7 फोकस क्षेत्र क्या क्या हैं? पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 7 फोकस क्षेत्र हैं। 7 फोकस क्षेत्र आप याद रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। एनपीएस में एम्प्लॉयर के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के ड्रोन शक्ति को ड्रोन सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को चुनिंदा आईटीआई में कोर्स शुरू होंगे। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 का नया चरण राज्यों द्वारा शुरू और निर्देशित किया जाएगा, जो जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण करने के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। जल जीवन मिशन को 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले आवंटन की तुलना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 123 MW यानी कि मेगावाट पनबिजली हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया ने 60 लाख नौकरियां पैदा होंगी। निर्मला सीतारमण ने एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें उत्कृष्टता के लिए 23 टेली मेडिकल मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क शामिल होगा और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। LIC IPO जल्दी होगा, जो देश में इतिहास में सबसे बड़ा IPO निश्चित रूप से बाजार में बहुत सकारात्मक भावना पैदा करेगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल में सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, नागरिकों को कौशल में सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड शुरू किया जाएगा। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होंगे, जो 2.37 लाख करोड़ रुपए का MSP मूल्य का सीधा भुगतान होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।